गुड इवनिंग टू ऑल। कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो शेयर वाल के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, किस तरह से शेयर वाल में हम लोग डिटेलिंग की जाती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बाउंड्री एलिमेंट्स के बारे में भी देखा। आज हम लोग देखेंगे वो स्लैब डिटेलिंग के बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिज्यूम कर दे रहा हूँ जो मैंने कल डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका शेयर वाल। जनरली शेयर वाल क्या होता है आपको मैंने बताया था कि जो आपकी शेयर वाल होती है वो एक तरह की आरसी वाल होती है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वाल होती है। मोस्टली हम लोग जब लिफ्ट बनाते हैं तो लिफ्ट की जो 3 साइड होती है उसमें हम लोग जनरली क्या देते हैं, दैट इज़ शेयर वाल प्रोवाइड की जाती है। अब शेयर वाल की क्राइटेरिया क्या है, जो आप डिटेलिंग करोगे शेयर वाल की, तो शेयर वाल की क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया हमने क्या बताया था कि मिनिमम आपको शेयर वाल की थिकनेस 200 mm आपको फॉलो करनी है। ओके, नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो किया था आपको कि ये शेयर वाल की जो लेंथ होनी चाहिए और शेयर वाल की थिकनेस होनी चाहिए, इट शुड बी 4, एटलीस्ट 4 होना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमने किया था कि अगर शेयर वाल की थिकनेस जब 400 mm से ज़्यादा है, 200 mm से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको 2 लेयर में प्रोवाइड करनी है आपकी रेनफोर्समेंट शेयर वाल में। ओके, उसके साथ हमने बाउंड्री एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होता है कि अगर इसकी जब आप शेयर वाल डिज़ाइन करोगे, शेयर वाल डिज़ाइन करने के बाद जब आप उसकी रिज़ल्ट देखोगे तो उसमें अगर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दैट इज़ 0.2 FCK से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में वो जोन जो हो जाएगी वो बाउंड्री जोन हो जाएगी। तो मोस्टली इस जगह पर एजेस पे बाउंड्री जोन ज़्यादा आती है, इस एजेस पर। तो इस एजेस को आपको जो डिज़ाइन करनी है वो कैसे करनी है, तो वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8% लेकर चलना है। क्योंकि शेयर वाल में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग लेते हैं शेयर वाल में वो कितनी लेते हैं, तो 0.25%। लेकिन इस पोर्शंस को, जो बाउंड्री जोन की पोर्शन होती है, उसे आपको एज ए कॉलम डिज़ाइन करनी है, क्योंकि कॉलम में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होती है वो कितनी होती है, 0.8%। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। उसके साथ हमने डिस्कस ये किया था कि जो आपको कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट देनी है शेयर वाल में, बाउंड्री जोन में, वो कितनी देनी है, तो वो जनरली 100 mm से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, बट नीड नॉट बी लेस देन 100 mm। 100 mm से तो किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या है कि 1/3 ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। बाउंड्री एलिमेंट इन द सेंस कि अगर यहाँ पर आपने शेयर वाल दिया तो शेयर वाल की जो भी साइज़ है इसकी मिनिमम डायमेंशंस वही आपको लेनी है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन है 6 times इंटू डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार। क्लियर। एंड थर्ड कंडीशन है 150 mm बट मे बी रिलैक्स टू 150 mm इफ़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस टाइज और पैरेलल लेग्स ऑफ लिंक्स और टाइज इज लिमिटेड टू 200 mm। एंड फोर्थ वन इज़ बट नीड नॉट बी लेस देन 100 mm। तो ये चारों में से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम रहेगी वही लेनी है, लेकिन 100 mm से नीड नॉट बी लेस देन 100 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं लेनी है। ओके, अब आज हम लोग देखेंगे स्लैब डिटेलिंग। तो स्लैब जनरली क्या होता है आपको पता है स्लैब के बारे में। स्लैब बहुत तरह की स्लैब होती है, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी होता है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्या होता है कि इन केस ये आपकी स्लैब है और बोथ एंड ये सपोर्ट है। अब ये बोथ एंड जो होती है बेयरिंग वाल भी हो सकती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड स्लैब कहा जाता है। कैंटिलीवर स्लैब क्या होती है, जिसकी वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री होती है। जो छज्जा उज्जा आप बनाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड कैंटिलीवर स्लैब। कॉन्टिन्यूस स्लैब क्या होती है, कॉन्टिन्यूस स्लैब होती है कि ये आपकी सपोर्ट है और लगातार स्लैब है, ठीक है, मतलब मोर देन 2 सपोर्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्लैब में आ जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्लैब के बारे में जानेंगे। फिर स्लैब में जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो हम लोग 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब भी देखते हैं कि कौन सा स्लैब 1 वे स्लैब है और कौन सा स्लैब 2 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब के लिए जनरली हम लोग ये लेकर चलते हैं, और 2 वे स्लैब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शंस लेकर चलते हैं। क्लियर, इस तरह से ये लेकर चलते हैं। ओके, तो 1 वे स्लैब क्या होता है देख लो आप। ये सपोज दैट आपकी एक स्लैब है, ये पोर्शन आपकी LX होती है, ये पोर्शन आपकी LY होती है। तो इफ़
एल वाई बाई एल एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड वन वे स्लैब हो जाता है। उसी तरह से जब एल वाई बाई एल एक्स इज़ लेस देन 2 तो दैट इज़ कॉल्ड टू वे स्लैब वो हो जाता है। ठीक है, तो ये वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब को किस तरह से हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि डिटेलिंग में क्या क्या कितनी स्पेसिंग देनी है, क्या प्रोविज़न है, वी विल डिस्कस। सो स्लैब डिटेलिंग, तो इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ डिटेलिंग, पहला क्या है कि स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार्स, जो मेन बार्स की जो स्पेसिंग होनी चाहिए, ये जो मेन बार स्पेसिंग बार्स मिनिमम शुड नॉट ग्रेटर देन 3D और 300 mm। क्लियर, तो 3D मतलब क्या हो गया, D इज़ द डेप्थ ऑफ द बार, सॉरी डेप्थ ऑफ द स्लैब। जनरली हम लोग स्लैब की जो डेप्थ लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 100 से 150 mm के बीच लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, तो 3D मतलब क्या हो गया, 3 × 100 मतलब 300 mm। ओके, पहला क्राइटेरिया। सेकंड 300 mm, तो 3D और 300 mm, तो किसी भी हालत में जो स्पेसिंग बिटवीन मेन बार, अब मेन बार क्या होता है, जनरली जब आप स्लैब डिज़ाइन करोगे तो स्लैब में दो तरह से होती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक होती है मेन बार। इन केस अगर स्लैब आपकी इस तरह से है तो बार जब प्रोवाइड करते हो तो ये मेन बार होती है, ठीक है, जो शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, और लॉन्गर डायरेक्शन में जो प्रोवाइड की जाती है इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। तो मेन बार की जो स्पेसिंग होनी चाहिए, स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 300 और 3D, उससे ज़्यादा आपको मेन बार में स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। क्लियर ये, ओके। स्पेसिंग बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन बार मिनिमम कितनी, शुड नॉट ग्रेटर देन 5D और 450 mm, मतलब 5D और 450 mm से ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड नहीं करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या हो गया ये, तो इसके बार के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 5D और 450 mm। क्लियर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग याद रखना कि 100 से 150 mm के बीच प्रोवाइड करते हैं स्पेसिंग, लेकिन ये प्रोविज़न दिया गया है कि स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार, अब ये मेन बार के बीच का स्पेसिंग, ठीक है, ये बार का स्पेसिंग, ये दूसरी चीज़ देखो, ये बार है, इसके बीच का स्पेसिंग इतना नहीं होना चाहिए, फिर इसके बीच का स्पेसिंग इतना नहीं होना चाहिए, तो उसकी तरह से ये स्पेसिंग बन जाता है हम लोग का। क्लियर, तो ये जनरली हम लोग 100 से 150 mm के बीच लेते हैं। तो सेकंड प्रोविज़न आपने देख लिया, ये आपका सेकंड प्रोविज़न है। एंड नाउ थर्ड प्रोविज़न क्या आपका, मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार इन स्लैब मैक्सिमम 8 mm शुड नॉट ग्रेटर देन 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। तो इसका मतलब है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार, स्लैब में मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार जो लेना है वो ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसी को लेना है। क्या, तो पहला 8 mm और सेकंड 1/8 इंटू स्लैब की थिकनेस। स्लैब की थिकनेस अगर 150 आपने दिया तो क्या हो जाएगा 1 एंड 70 करो तो 18, मतलब लगभग एक तरह से 1। तो ये दोनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि ये करो ज़्यादा आ रही है, 8 1 8 एंड 7, तो 8 8 14 समथिंग 18 पॉइंट समथिंग mm। तो ये दोनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार लेना है। क्लियर, और उसके साथ साथ हम लोगों को ये देखना है, जनरली याद रखना कि स्लैब में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम 8 mm और मैक्सिमम आपको 12 mm लेकर चलते हैं। ठीक है, स्लैब जब भी आपने डिज़ाइन किया होगा, मैनुअल भी कैलकुलेशन अगर आपने किया होगा, तो मिनिमम जो हम लोग लेकर चलते हैं, याद रखना स्लैब के केस में, तो आपको जो मिनिमम लेके चलना है डायमीटर ऑफ द बार वो 8 mm एंड मैक्सिमम जो आपको लेके चलना है वो 12 mm लेकर चलना है। उससे ज़्यादा स्लैब में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, वही स्लैब का दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट एज सपोर्ट विल बी 0.45 टाइम्स द टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट द मिडिल जोन।
मतलब क्या है कि जो आप स्लैब दोगे, ये स्लैब आपने प्रोवाइड किया, स्लैब का आपने रीबार प्रोवाइड किया इस तरह से, तो स्लैब के जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट द एज सपोर्ट, स्लैब के एज सपोर्ट में जो आपको प्रोवाइड करनी है टेंसाइल रेनफोर्समेंट विल भी कितना होना चाहिए, 0.5 टाइम्स द टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट द मिडिल जोन। मिडिल जोन में जितनी रेनफोर्समेंट दी गई है, सपोर्ट में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं स्लैब के केस में, ठीक है। तो वो याद रखना कि एनी हाउ इसकी 0.5 टाइम्स आपको लेके चलनी है, किस केस में, तो एज सपोर्ट में, ओके। टॉर्शन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर वेयर द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ एजेस मीटिंग एट दैट कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखो इसमें आपको दिया गया है, ये जो पोर्शन आपको दी गई है इसमें दिया गया है सिंपल वे में कि टॉर्शन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर में प्रोवाइड करना है जहाँ पर स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ एज, दोनों एज में स्लैब सिंपली सपोर्टेड हो, मीटिंग एट दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर पर मिल रहा है। तो उस कंडीशन में जो टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्या करना है, उस जगह पे टॉर्शन आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। मतलब स्लैब है, बोथ हैंड उसकी क्या है, मतलब बोथ एजेज उसकी क्या है, वो सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस कंडीशंस में आपको टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करनी है। टॉर्शन बार आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द एजेस ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन। इसका मतलब है कि ये आपकी स्लैब हो गई, ये आपकी शॉर्टर स्पैन हो गई, ठीक है। तो अगर इस जगह पे आप प्रोवाइड कर रहे हो तो टॉर्शन बार जो प्रोवाइड करना है वो कहाँ तक प्रोवाइड करना है, तो इसकी स्पैन से 1/5 डिस्टेंस तक, 1/5 इंटू जो भी शॉर्टर की स्पैन है वहाँ तक आपको, मतलब यहाँ से हो सकता है यहाँ तक आए, तो यहाँ तक आपको टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ये बोल रहा है, ओके। तो ये जनरली क्या है, तो ये स्लैब डिटेलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब देखो यहाँ पर ए यूजिंग बेंटअप बार, ये जनरली स्केच है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस बार एट टॉप मिनिमम 2 बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस लेकर चलते हैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हो ये जगह, उसके साथ साथ फिर ये पोर्शंस आप देख लो, इंटरमीडिएट बीम, अगर आपने बीम प्रोवाइड किया तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पर बीम आ गया है, ठीक है। ये जनरली आप देख रहे हो इस तरह से रेनफोर्समेंट दी जाती है, पेन चेंज कर लेता हूँ ना, इस तरह से जनरली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर जनरली क्या है, देखो बी जो है इसमें यूजिंग कर रहा है क्या, स्ट्रेट बार, ठीक है ना, और ए यूजिंग कर रहा है बेंटअप बार, मतलब कर्टेलमेंट। 2 तरह की बार जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कब प्रोवाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड रूल्स फॉर कर्टेलमेंट ऑफ बार, ठीक है। अगर कर्टेलमेंट ऑफ बार आपको प्रोवाइड करना है तो 2 तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक करते हैं बेंटअप बार्स और सेकंड करते हैं स्ट्रेट बार, ओके। अब देखो बेंटअप बार क्या हुआ आपका, देख लो, देख सकते हो इसमें बेंटअप बार, देखो इस पोर्शंस में इस तरह से ये दी गई, ठीक है, ये इस पोर्शन पे इस तरह से दी गई। स्ट्रेट बार क्या होती है, डायरेक्टली स्ट्रेट बार चली गई और यहाँ से देखो ये स्ट्रेट बार आपकी आ गई एंड ये भी आपकी स्ट्रेट बार आ गई। तो 2 प्रोविज़न होता है जनरली आपको कर्टेलमेंट प्रोवाइड करने का। कर्टेलमेंट मतलब क्या हो गया, कर्टेलमेंट बार जनरली जो प्रोवाइड की जाती है वो जनरली प्रोवाइड की जाती है टू रिसिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को रिसिस्ट करने के लिए हम लोग कर्टेलमेंट बार प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली हम लोग सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट होती है ना वहाँ पे जनरली कर्टेलमेंट बार प्रोवाइड की जाती है। तो 2 तरह से प्रोवाइड की जाती है, एक बेंटअप बार की तरह इस तरह से बेंटअप बार के प्रोविज़न में कर सकते हो और एक स्ट्रेट बार के प्रोविज़न में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो स्ट्रेट बार में, ठीक है। ये कंडीशंस होती है आपको जनरली स्ट्रेट बार और बेंटअप बार प्रोवाइड करने का, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। तो हमने स्लैब फुटिंग में कंप्लीट कर ही लिया। स्लैब में आपको बस 2-3 क्राइटेरिया याद रखना है कि मिनिमम बार आपको 8 mm लेकर चलना ही चलना है, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये याद रखना है कि आपको जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है एज सपोर्ट पर, वो कितनी प्रोवाइड करनी है, तो 0.5 टाइम्स जो मिडिल में आपने प्रोवाइड किया है,
टेंसाइल रेनफोर्समेंट मिडिल जोन में जो आपने प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्पेसिंग, तो स्पेसिंग जनरली जो आपकी मेन बार होती है उसकी स्पेसिंग जो होनी चाहिए वो मिनिमम 3D और 300 mm, ठीक है ना। ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम आई वही लेनी है, लेकिन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये 3D और 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम आई वही लेकर हम लोग चलते हैं। स्पेसिंग बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशंस बार भी आपको मैंने बता दिया कि 5D और 450 mm लेकर, ठीक है। ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम आई उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से आप देखोगे तो स्पेसिंग बन जाती है कितनी, तो 100 से 150 mm तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पेसिंग, ओके। मिनिमम बार आपको मैंने बता ही दिया स्लैब का, तो ये सब स्लैब का नॉर्मल था। अब हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। देखो जनरली सबसे पहले आपको ये जानना है कि फुटिंग क्या चीज़ होती है। फुटिंग क्या होता है? फुटिंग जनरली आप एक तरह समझ लो को, फुटिंग को हम लोग सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग में जो आपकी प्लिंथ लेवल होती है, तो प्लिंथ लेवल से ऊपर जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब एबव प्लिंथ लेवल, ओके, एंड बिलो प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से जो बिलो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज़ सब स्ट्रक्चर कहा जाता है, ओके। तो जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो क्या होती है, तो आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है वो सब स्ट्रक्चर में आती है। सबसे पहले याद रखना कि आपकी सुपर स्ट्रक्चर आई, ये कॉलम आ गई, कॉलम आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जनरली इसकी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यही जो पोर्शंस होती है दिस इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग फुटिंग कहते हैं। तो फुटिंग बहुत तरह की होती है, आइसोलेटेड फुटिंग भी होती है, कंबाइंड फुटिंग भी होती है, रैफ्ट भी होती है, ठीक है ना, अलग अलग तरह की होती है। अब नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग में हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं लेयर, वो सिर्फ एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। अगर रैफ्ट फाउंडेशन आ जाता है तो रैफ्ट फाउंडेशन में हम लोग 2 लेयर प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर आपकी कंबाइंड फुटिंग आ गई तो कंबाइंड फुटिंग में भी हम लोग 2 लेयर लेकर चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो हम लोग देखते हैं आज आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। तो आइसोलेटेड फुटिंग में सबसे पहले याद रखना कि जो मिनिमम कवर दिया जाता है वो 50 mm का दिया जाता है। आपको मैंने बताया था पहले ही कि जो कवर होती है वो क्या होती है, ये स्टील आपकी आ गई, ये स्टील नीचे की तरफ, ठीक है ना, और नीचे शटरिंग दी जाती है। तो शटरिंग से स्टील के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल स्लैब में जो हम लोग कवर लेके चलते हैं वो 20 से 25 mm लेकर चलते हैं। अगर आपको बीम लेना है तो बीम में कितना लेके चलते हैं हम लोग, 30 से 35 mm लेकर चलते हैं। कॉलम में आपको कवर 40 mm लेकर चलना है। एंड फुटिंग में आ जाओ आप तो उसमें हम लोग 50 mm लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया होती है आपको लेकर चलने की, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मिनिमम कवर जो आपको फुटिंग में लेकर चलनी है वो कितनी लेकर चलनी है, तो वो 50 mm लेकर चलनी है। मिनिमम कवर फॉर रैफ्ट फुटिंग, रैफ्ट फुटिंग अगर रहा तो उसमें कितनी लेकर चलनी है हम लोग, तो वो 75 mm लेकर चलते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज्ड इन फाउंडेशंस कितना होना चाहिए, तो 10 mm। मतलब फाउंडेशन में जो आपको मिनिमम बार यूज़ करना है वो 10 mm यूज़ करना, उससे कम नहीं यूज़ करना। 8 ऐसा नहीं कि 8 mm यूज़ कर लो तो वो गलत हो जाएगा। मिनिमम 10 mm, मैक्सिमम तो जितना भी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम जो आपको यूज़ करना वो कितना करना है, तो वो आपको 10 mm करना है, क्लियर। अब हम लोग जनरली फिगर को देखते हैं, फिगर से समझते हैं कि फिगर क्या है। तो देखो जनरली ये फिगर जो है आपका, ये फिगर है, ठीक है। तो इसमें जनरली देखो ये आपकी कॉलम है, ये आपकी कॉलम की एक साइज़ हो गई, कॉलम की दूसरी साइज़ हो गई, ठीक है। और ये बीच जो होता है ये कॉलम का, दिस इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस इज़ कवर। तो यही जनरली जो दिया जाता है कवर कॉलम में वो 40 mm दिया जाता है, क्योंकि ये बाहर की साइड जो होती है वो
जनरली शटरिंग होती है और ये स्टील बार होती है, इसके बीच जो हम लोग गैप देते हैं इसे ही हम लोग कवर कहा जाता है, जो 40 mm दिया जाता है। ओके, अब देखो जनरली ये आपकी कॉलम है, कॉलम की बार हो गई, ठीक है, और ये आपकी कॉलम की बार जो है वो स्टील में जा रही है, मतलब फुटिंग में जा रही है, ये फुटिंग में गई। क्लियर? तो उस कंडीशंस में जनरली कभी कभी क्या होता है कि ये कॉलम आई और दूसरी फिर स्टील बार यहाँ पे फुटिंग के लिए गई, तो उसके बीच आपको क्या करना था, लैप लेंथ देना पड़ता है, लैपिंग देनी पड़ती है, ठीक है, लैप लेंथ। अब ये याद रखना है कि आपकी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये जो कॉलम है और ये जो फुटिंग है इसके बीच का जो गैप रखना है वो कितना रखना है, तो दैट इज़ 50 to 75 mm हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, और ये कॉन्क्रीट कवर कितना लेकर चलते हैं मैंने आपको बताया था 50 mm का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो डिस्टेंस देना, जैसे ये कॉलम आई आपकी रीबार और ये डिस्टेंस गया, तो मिनिमम डिस्टेंस ये आपको कितनी देनी है, तो 300 mm की मिनिमम आपको देनी ही देनी है। ओके, और अगर उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना है कि लेवलिंग कोर्स एबव सोइल, सोइल के ऊपर हम लोग लेवलिंग कोर्स देते हैं, 100 mm का लेवलिंग कोर्स भी दिया जाता है। ये जो डिस्टेंस दी जाती है, ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना, तो 150 mm आपको लेकर मिनिमम चलना ही चलना है, ठीक है। उसके साथ ये जो कवर आप देते हो, जैसे ये आपकी ये हो गई और यहाँ पे आपने स्टील लगाया तो इसके बीच भी कवर देना है, तो साइड कवर भी हम लोग कितना लेकर चलते हैं, तो 75 mm लेकर चलते हैं। तो इस तरह से आपको फुटिंग का याद रखना है कि क्या क्या क्राइटेरिया आपकी फुटिंग की होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप देख सकते हो कि मतलब अब जनरली मैंने डिटेलिंग में कल आपको बताया था कि ये कॉलम आई, अब कॉलम नीचे तक जा रही है, तो इधर हम लोग क्या देते हैं, कर्टेल में ये देते हैं, कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट देते हैं। तो कितने डिस्टेंस तक देते हैं, तो दैट इज़ 300 mm डिस्टेंस तक हम लोग मिनिमम कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट देंगे। मतलब पिच का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, पिच का डिस्टेंस जो रहेगा वो 150 mm लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर पिच क्या हो गया, ये कॉलम है, ये आपकी रीबार प्रोवाइड की गई पिच, और ये आपकी मेन रीबार है और ये पिच है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग पिच कहते हैं, टाइस के बीच का जो डिस्टेंस होता है कॉलम में। तो इस तरह से यहाँ तक प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ अगर आपने रीबार आया तो वो रीबार नीचे, ऐसे ये रीबार आया तो ये रीबार ये यहाँ तक मुड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस दी जाती है वो मिनिमम 300 mm आपको लेकर चलना ही चलना है। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या है कि अनलेस ये चीज़ क्या, देखो ये दिया हुआ गया कि अगर अनलेस स्पेसिफाइड यूज़ 8 बार 300 mm 3 नंबर बार यूज़ करना सेंटर टू सेंटर। मतलब ये दिया गया कि अगर नहीं दिया गया कुछ तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में ये आप पार्ट को तो आपको कर्टेलमेंट देना है, बाकी जो डिस्टेंस आपको देना है वो आप नॉर्मल जो स्पेसिंग आती है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। 200 mm 250 mm पे जा सकते हो। वो तो मैंने आपको बताया भी था किस तरह से जनरली बीच में जो ली जाती है ये डिस्टेंस D/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गैप, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जहाँ पर अगर ये एक स्टील हो गई, एक कॉलम हो गई, कॉलम की एक रीबार मेन है और दूसरी रीबार को अगर आपको इसको ओवरलैपिंग करानी है तो ये जगह पर आपको 150 mm से ज़्यादा ये डिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं इस पे, अब हम लोग जो देखते हैं इसमें वो देखना है आपको, मैंने साइड कवर भी आपको बता दिया कि साइड कवर जो होती है वो क्या है कितना, तो मिनिमम आपको 75 mm का लेकर चलना है, और ये भी आपको मिनिमम कितना लेकर चलना है, तो 150 mm मिनिमम। ओके, क्लियर। एंड उसके साथ साथ फिर ये जो पोर्शंस आती है, ये पोर्शन जैसे ये आई पोर्शंस और ये रीबार की, मतलब मेन जो स्टील आपकी आ रही है ये देखो ये, और ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 50 से 75 mm का
गैप होना चाहिए इसमें, वो भी आपको देखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जनरली यहाँ पर जो कवर हमने 50 mm का दिया ही है, कवर ऑलरेडी दिया जाता है जो मैंने बताया। और उसके साथ साथ जनरली जो पीसीसी दिया जाता है लेवलिंग कोर्स के लिए, वो आप 80 से 100 mm के बीच ले सकते हो, तो वो जनरली प्रोवाइड की जाती है, ओके। एंड उसके बाद तो आगे आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, अब ये देखो, ये है, तो ये बार डिटेल्स है अलोंग दिस लाइन। तो किस तरह से बार आपको दी जाती है, तो एक बार इस तरह से देखो, ये पोर्शन दी गई है, मतलब आपको वाई एक्सिस में भी देनी है और एक्स एक्सिस में भी आपको देनी है बार। ये आपकी कॉलम हो गई, ठीक है, ये आपकी कॉलम हो गई, ये आपकी फुटिंग टाइप की देते हैं हम लोग, स्लोप टाइप की। और इस तरह से जनरली प्रोवाइड की जाती है। जब इसको आप ए सेक्शन में देख रहे हो, हम लोग ए सेक्शन लिया है, तो ये इस तरह का दिखेगा सेक्शन ए में, ऊपर की तरफ वही दिया गया मेंशन। तो इसमें आपको बस जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसको याद रखना है कि मिनिमम कवर हम लोग फुटिंग में 50 mm लेकर चलते हैं, साइड कवर हम लोग 75 mm लेकर चलते हैं, और जो लेस डिस्टेंस होता है ये मिनिमम 300 mm आपको लेना ही लेना है। ये डिस्टेंस आपको 300 mm लेकर चलना है, ओके। उसके साथ साथ ये जो डिस्टेंस है वो आपको कितना लेना है, तो 150 mm लेकर चलना है, क्लियर। ये जो डिस्टेंस आपकी है 150 mm लेकर एनी हो आपको चलना ही चलना है। उसके साथ साथ आपको साइड कवर आपको मैंने बता दिया 75 mm हो गया, और ये आपको 50 to 75 mm लेकर चलना है। उसके साथ साथ आपको 80 mm भी ले सकते हो और 100 mm भी ले सकते हो, पीसीसी का जो दिया जाता है लेवलिंग कोर्स के लिए, वो भी ले सकते हो, क्लियर। एंड ये जो लैप लेंथ है, ये कितना लेना है आपको, तो लैप लेंथ याद रखना, जनरली जो लैप लेंथ होनी चाहिए वो डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गया, LD प्लस 10 डाया है, तो इसकी जितनी डाया उससे ज़्यादा आपको लैप लेंथ प्रोवाइड करनी है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं करनी है लैप लेंथ, वो भी याद रख, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब देखो ये है आपकी कंबाइंड फुटिंग, वो हमने देखा था आइसोलेटेड फुटिंग, ये हमने जो देखा वो कंबाइंड फुटिंग देखा है। तो जनरली कंबाइंड फुटिंग भी देखते हैं, नहीं आज यही आइसोलेटेड ही फुटिंग तक रहने देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया है, क्योंकि फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी टॉपिक लेकर, है ना। तो इसमें हम लोगों ने इतना देख लिया कि आइसोलेटेड फुटिंग में मिनिमम कवर जो आपकी 50 mm लेकर चलते हैं, है ना, और मिनिमम कवर भी हम लोग जनरली 75 mm लेकर चलते हैं, साइड कवर भी 75 mm, मिनिमम डाया हम लोग कितना लेकर चलना है आपको, तो 10 डाया यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखा। आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग देख चुके हैं, स्लैब डिटेलिंग देख लिया, प्रीवियस वीडियो में हमने बाउंड्री एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसको जनरली आप वीडियो को देखो और देख करके इसका नोट्स बनाओ, और नोट्स जब बना लोगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें आपको कॉपअप होगी, समझ में आएगा। मेन मोटिव ये है यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक बार माइंड में जब समझ में आ जाता है कि तो फिर आप अगर डिटेलिंग करवाते हो या करते हो तो उसमें याद रहता है आपको कि मिनिमम डाया आपको 10 mm लेगा। आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइन करने में आपको ये रखना है कि भाई मिनिमम डाया हमको 10 mm से ज़्यादा ही देना है, 8 mm हमको आइसोलेटेड फुटिंग में प्रोवाइड ही नहीं करनी है। उसके साथ साथ फिर आपको ये भी रहता है कि साइड कवर कितनी देनी है, तो आपको याद रखना है कि 75 mm का हमको साइड कवर देते हैं फुटिंग में, फिर 50 mm का हमको जनरली क्या देना है, तो 50 mm का हमको कवर देना है, इफ़ेक्टिव कवर जो होती है नीचे वाली, वो लेकर चलना है। फिर आप अगर ये बार आ रहा है इस तरह से, और आप एक मैं प्लान बना के बस दिखा रहा हूँ 2 मिनट में, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपने ये प्लान बनाया, ये है बार आपकी, ठीक है, और ये बार आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये है, तो ये डिस्टेंस आपको याद रखना है कि मिनिमम 150 mm होना ही चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि क्या होती है कि जनरली इस लेवल से जो है ना,
ये लेवल जो होती है ग्राउंड लेवल होती है। अब ग्राउंड लेवल जनरली डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन दिया जाता है। कभी कभी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन यहाँ दिया गया, तो ये डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हो सकता दिया जाता है कि 1 मीटर या 1.5 मीटर। तो ये याद रखना है कि ये मिनिमम आपको 150 mm लेकर चलना ही चलना है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक फाउंडेशन जाएगा। अगर 2 मीटर तक गया तो 2 मीटर तक, 1 मीटर तक गया, वो जनरली जियो टेक्निकल रिपोर्ट से मिलता है। तो ये याद रखना कि 150 mm। फिर यहाँ पे अगर बार आया तो बार आने के बाद इस तरह से लेड होगा। तो ये लेड कितना कराना है, तो मिनिमम 300 mm आपको कराना ही कराना है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर बार आया तो ये बार और ये जो रहेगा इसके बीच कितना गैप आपको देना है, तो 75 mm का गैप देना ही देना है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ओके। उसके साथ फिर ये एक डिस्टेंस जो है कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट कितना डिस्टेंस तक देना है, तो ये मिनिमम आपको 300 mm तक जाना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंबाइंड फुटिंग भी करूँगा, उसके साथ साथ कुछ अलग से टॉपिक भी बताऊँगा। इसलिए मैंने आज इसको नहीं किया क्योंकि थोड़ा छोटा टॉपिक था वो, तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। उसके साथ साथ कुछ और भी हम लोग डिटेलिंग का डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। और अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। थैंक यू सो मच।